नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं चाय की चुस्कियों के साथ में। और जो चाय की चुस्कियों के साथ में जो हमने एक सिलसिला शुरू किया था, उसी को लेकर आज फिर आपके साथ आया हूं एक नया टॉपिक लेकर, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और स्वागत है आपका टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी की क्लासेस के अंदर। और साथियों, आज का जो करंट का टॉपिक है बड़ा ही चर्चा में रहा है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी भारत जो है, एक तो आपके वासना अरेंजमेंट का जो है अध्यक्ष बना हुआ है, चेयरमैनशिप है, और G20 की चेयरमैनशिप है, और साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मासिक आधार पर चेयरमैनशिप आती है, उसी कड़ी के अंदर हिंदुस्तान अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या बना हुआ है, चेयरमैन बना हुआ है। और वहां पर कुछ ऐसी बातें हुई है जिसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में तो आप सब जानते हो, जो आपके संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन है, उसी यूनाइटेड नेशन का एक भाग है आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये 6 प्रमुख अंगों में से है। यानी संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग है, उनमें से एक अंग आपके यूएनएससी है। इसके अंदर कुछ सदस्य परमानेंट होते हैं और कुछ सदस्य जो है आपके 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता होती है वो मासिक कार्यकाल के आधार के ऊपर रोटेट होती रहती है। क्या काम करता है? पूरे विश्व की देखरेख करने का काम करता है। अगर कोई कहीं पे तनाव की स्थितियां हैं तो यहाँ पर जो आपके यूएनएससी है, ये ही उस तनाव की स्थितियों को सोल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट रूप से काम करता है। तो आइए साथियों, चर्चा करते हैं यूएनएससी के बारे में और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों महत्वपूर्ण है और क्या जो है इसका इंपॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और भारत जो है, इंडिया किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है आजकल इन संस्थाओं को। आइए साथियों, शुरू करते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर की हेडिंग्स बनी हुई है इस समय, चीन संग विवाद। अभी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, ताइवान, आपके जो दक्षिण तिब्बत वाला एरिया है, और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश जहां पर टच होता है, वहां पर हमारे अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसे तवांग के नाम से जानते हैं। और तवांग एक बौद्ध मठ के रूप में जाना जाता है। और ऐसा मठ जिसका एक समकक्ष जो मठ है वो आपके उसमें तिब्बत के अंदर है। वहां पर चीनी सेना के कुछ सैनिक जो है वहां पर प्रयास किया अतिक्रमण करने का, और भारतीय सेना इसके बीच विवाद हुआ। इस विवाद के बीच में, यानी ये जो विवाद हुआ, इस विवाद को लेकर भी बड़ा इशू रहा और भारत के सपोर्ट में उतरे 2 देश। फिर किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता का समर्थन। ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता, यानी जो परमानेंट मेंबरशिप है, इसके लिए जो है बात करी गई कि हिंदुस्तान को है ना, अब परमानेंट सीट देने का समय आ गया है। तो आइए यही चर्चा करना जो है मैं चाह रहा था आपसे, क्योंकि थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्वपूर्ण हमारे लिए साबित होगा। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यानी जो है आपके इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है। और जो यूनाइटेड नेशन जो है, उसके जो 6 अंग है, उनमें से एक प्रमुख अंग मानी जाती है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महत्वपूर्ण ज्यादा है भाई, थोड़ा इसको ध्यान रखना। जहाँ आंसर राइटिंग की बात है, वहां पर कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। ये परिषद क्या काम करती है? अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार इसे ही है। यानी कहीं कोई पीस कीपिंग फोर्सेस भेजनी हो, या कोई वर्ल्ड के ऐसे इश्यू जो जिसके ऊपर कमेंट करना हो, तो ये वाली संस्था जो है ये बेहतर तरीके से काम करती है। महासभा और ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, दोनों मिलकर काम करती है। देखो, ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। अगर ये कोई निर्णय लेके आती है तो उसे प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसे विश्व का सिपाही भी कहते हैं, यानी विश्व का पुलिसमैन मान लो आप, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो यानी सुरक्षा कर्मी भी कहते हैं पूरे विश्व का, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है कि पूरे विश्व के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे और पूरे विश्व की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। ये इसके प्रमुख एम में है, क्योंकि वैश्विक शांति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी संस्था के पास में है। वैश्विक यानी पूरे विश्व की शांति और सुरक्षा दोनों की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है भाई। ठीक है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और क्या इसकी खास बातें हैं। तो देखिए, सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 के अंदर 1945 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है एक संस्था की स्थापना की गई थी। और उस संस्था का उद्देश्य क्या रहा? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा व्यवस्था बना के रखना।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। अब दिमाग में बार बार आ रहा होगा तो सब 6 प्रमुख अंग कौन से हैं वो भी बता दो। बिल्कुल, उसकी भी हम चर्चा करेंगे और चर्चा तो बहुत अच्छी खासी होने वाली है। आप तो बस कॉपी पेन लेके इसे नोट करते रहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इसे महत्वपूर्ण मानते रहिए। तो देखिए भाई, एक अंग तो आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया। दूसरा अंग देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा देखिए ट्रस्टशिप परिषद, ये इसका महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन ये 1994 के बाद में जब पलामू का अधिग्रहण किया गया था या पलामू को मतलब फ्रीडम मिल गई थी, उसके बाद में ये ट्रस्टशिप परिषद जो है काम करना बंद कर दिया। अभी डीएक्टिवेटेड मोड में है आपके ये ट्रस्टशिप काउंसिल। इसके अलावा इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल है, इसमें 54 मेंबर है आर्थिक और सामाजिक परिषद में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल कोर्ट, जो कि आपके हेग में स्थित है और कई बार जो है चाइना के ऊपर कई बार जो हमारा आपके दक्षिण चाइना सागर का जो विवाद है उसको लेकर कई बार इससे निर्णय दे चुका है और चर्चा में रहे हैं। और इसके कई सारे जो जजेस हैं जो 15 साल के लिए नियुक्त होते हैं वो हमारे जो है भारत के रहे हैं और जोधपुर से भी एक जज इसके सदस्य रहे हैं। इसके अलावा इसका एक सेक्रेटरीट है यानी सचिवालय है जो इसके लिए पूरा मैनेजमेंट देखता है और इसका पूरा तरीके से काम संभालता है। तो देखो, एक आपके जनरल असेंबली हो गई, एक आपके सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, एक आपके सेक्रेटरीट हो गया, एक इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल हो गया, एक ट्रस्ट काउंसिल हो गया जो भी डीएक्टिवेटेड मोड में है, और एक आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, ये आपके हेग में स्थित है। तो ये कुछ जो है इसके इंपोर्टेंट अंग माने जाते हैं, यानी ये जो 6 आपको मैंने बताया ये इसके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा इसकी यानी सह संस्थाएं यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी है जिनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये आपको पूरे अंग समझ में आ गए होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महत्वपूर्ण भी है। अब देखिए, अब बात आती है कि अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं दो बातें कि इसके अंदर टोटल जो मेंबर हैं वो 15 मेंबर हैं और 15 मेंबर 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला तो ये है इसके 5 मेंबर, दूसरा है 10 मेंबर। टोटल मिला के कितने हो गए आपके 15 सदस्य हो गए। ये जो 5 है ये है आपके परमानेंट मेंबर, यानी इनके पास में वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होता है, यानी मान लो ये आपके एक मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग के अंदर कोई प्रपोजल आता है और इस प्रपोजल के ऊपर ये 5 तो P5 यानी जो परमानेंट मेंबर है और बाकी जो 10 मेंबर है ये दूसरे मेंबर है। इन 10 में से 10 ने उस प्रपोजल का सपोर्ट किया और इन 5 में से 4 ने उस प्रपोजल का सपोर्ट किया, लेकिन एक ने अगर वीटो कर दिया तो भी वो प्रपोजल पास नहीं होगा। इसे ही क्या बोलते हैं, वीटो पावर। यानी बहुत पावरफुल ये मतलब पावर है कि आप किसी भी प्रपोजल को रोक सकते हो। इसका मतलब ये हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई अगर हम प्रपोजल लाते हैं, भले ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर नहीं है वो चाहे समर्थन करें या नहीं करें, लेकिन जो P5 है जो परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है, तो 5 का समर्थन आवश्यक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे दुनिया का पुलिस मैन बोलते हैं। समझ में आ रही होगी बात। तो 5 परमानेंट है और 10 जो है टेम्परेरी है। ये जो टेम्परेरी जो मेंबर है ये क्या है, ये 2 वर्ष के लिए, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए इनको चूज किया जाता है। अब देखते हैं 5 जो है कौन से मेंबर है जो आपके परमानेंट है। देखो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, नंबर 4 रसिया और नंबर 5 आपके फ्रांस। ये जो 5 देश हैं ये तो क्या है आपके, ये 5 देश परमानेंट सीट रखते हैं, यानी इनके पास है वीटो पावर है। वीटो पावर किस किस के पास है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चाइना है, यूके है, इसके अलावा आपके रसिया है और आपके फ्रांस है। अब देखो एक अच्छी बात देखने लायक ये है कि ये जो आपके 15 सीटें हैं ये सीटें किस प्रकार से बटी हुई है पूरे वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो देखो, ये चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, यूएसए हो गया और यूके हो गया। ये 5 जो है ये तो क्या है, ये परमानेंट सीट हो गई। 1 2 3 4 और 5, ये 5 सीटें आपके परमानेंट मेंबर हो गए। अगर अफ्रीका की बात करूं तो देखो, अफ्रीका में 1 2 और 3, ये अफ्रीका की 3 सीटें हैं। इसके अलावा एशिया की बात करो, देखो आप 1 और 2, ये आपके 2 एशिया की सीटें हैं। इसके अलावा लैटिन अमेरिका की बात करो तो 1 और 2, इन लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों के लिए रिजर्व सीटें हैं। इसके अलावा वेस्टर्न यूरोप की बात करो, देखो 1 और 2, ये 2 वेस्टर्न यूरोप के लिए सीटें फिक्स है। और अगर ईस्टर्न यूरोप की बात करो तो 1 सीट ईस्टर्न यूरोप के लिए भी फिक्स है। ठीक है, अभी इशू क्या है, अभी इशू ये है कि आपने सीटें डिवाइड कर दी और सब कुछ ओके है, लेकिन इशू हो रहा है इन 5 सीट को लेकर। ये जो भाई 5 सीट है, इस 5 परमानेंट सीट की बात करो तो देखो चाइना,
ये आपके एशिया का है, फ्रांस ये आपके यूरोप का है, रसिया ये भी एशिया का है, ये यूरोप का है, यूएसए ये अमेरिका का है, और यूके ये आपके यूरोप का है। यानी फ्रांस, अगर रसिया का कुछ पार्ट, और अगर यूके की बात करें तो 3 तो आपके उससे, और एशिया से आपके चाइना, और एक अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से आपके यूएसए जो है इसका मेंबर है। क्योंकि बात ये आ रही है कि अफ्रीका से कोई परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है, जबकि अफ्रीका एक डार्क कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है। डेवलपमेंट का काम वहां पर अब चल रहा है, तो फिर इसमें भी जो है अफ्रीका का रोल होना चाहिए। दूसरा, एशिया जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है, और आपने एशिया की जो सीटें हैं वो केवल 2 सीटें दे रखी है, जबकि आप ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप की मिलाकर 3 सीटें जो दे रखी है। और यूरोप के अंदर जो है फ्रांस के पास वीटो पावर है, आपके यूके के पास भी वीटो पावर है। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो इस बात को इश्यू बनाने का काम करती है, या फिर ऐसी स्थितियां हैं जिससे इश्यूज क्रिएट होते हैं। और वाकई में बात सही भी है। मुझे उम्मीद है चीज आपको समझ आ रही होगी। 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट जो मेंबर हैं उनकी स्थिति किस प्रकार से है, और सीटों का डिवाइडेशन किस प्रकार से है, और इश्यूज क्या चल रहा है। चलिए साथियों, इसी कड़ी के अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वीटो पावर आपको समझ में आ गई होगी। ये 5 राष्ट्र ऐसे हैं जिनके पास में वीटो पावर है, जो इनकी फिक्स सीट है। यानी अगर कोई प्रपोजल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आता है, तो भले ही ये जो ग्रीन वाली आपको सीट दिखाई दे रही है इनका समर्थन मिले या नहीं मिले, लेकिन इन रेड वाली, इन 5 का समर्थन मिलना आवश्यक है। अगर किसी ने 5 में से किसी प्रपोजल पे वीटो कर दिया तो वो पास नहीं होगा। ये वाली बड़ी थोड़ी चिंता का विषय है, और इसी को लेकर भारत बोलता है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर भारत, जो कि एक बहुत ही मतलब 5 ये जो है आपके बड़ी इकोनॉमिक्स के अंदर भी, इकोनॉमी के अंदर शामिल हो गया है, और बहुत सारी बातें, परमाणु हथियार संपन्न भी है, तो आप इसको भी क्या करें, मेंबर बनाइए। तो देखिए सदस्य क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें रसिया, आपके रसिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड स्टेट, ये आपके क्या है, परमानेंट मेंबर हैं। और बाकी जो 10 होते हैं वो परमानेंट नहीं है, 2 साल के लिए चुने जाते हैं। निकाय के 5 स्थायी सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं। ये स्थायी सदस्य किसी भी सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको समझा दी है कि वीटो पावर इन 5 के पास है, और ये वीटो करने का अधिकार रखते हैं। और यही बात जो है इस संस्था को ये बनाती है कि ये पूर्ण रूप से फुल्ली डेमोक्रेटिक जो है काउंसिल नहीं बन पाई है। देखिए 10 जिसमें जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो 2 साल के लिए आपकी जो है रीजनल बेसिस, क्षेत्रीय आधार के ऊपर चुने जाते हैं। प्रत्येक 2 साल के लिए चुने जाते हैं, क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। निकाय की अध्यक्षता वेरी इंपॉर्टेंट मासिक आधार पर उनके सदस्यों के द्वारा की जाती है। यानी द बॉडी ऑफ प्रेजेंटेड ओवर बाय इट्स मेंबर ऑन ए मंथली बेसिस, यानी मंथली, यानी प्रत्येक मास के अंदर इसकी क्या होती है, जो चेयरमैनशिप होती है वो चेंज होती रहती है। और इस समय जो इसका चेयरमैन है वो कौन है, वो आपके हिंदुस्तान जो है इसका चेयरमैन है। आपको ये भी बताएंगे कि अभी भारत के रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और क्या बड़ी बातें कही है जिसको लेकर चर्चा का विषय बना है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। चीज आपको समझ आ रही होगी और आनी भी चाहिए। देखिए जो यूएनएससी है, ये सुधार, मतलब क्या सुधार, कोई सुधार प्रपोजल है क्या भाई, क्या सुधार करें, तो 5 प्रमुख मुद्दों को शामिल करता है। सदस्यों की श्रेणियां बदलिए आप, क्योंकि आप जब ये गठन हुआ था उस समय जो है उपनिवेशवाद का दौर था, बहुत सारे देश आजाद नहीं हुए थे, और 2 ही सुपर पावर सामने आ रही थी, एक आपके यूएसए, एक आप यूएसएसआर। ठीक है, तो उसके बाद में बहुत सारी चीजें आ गई है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज पावरफुल होने लग गए हैं। आज जो है 2 पोलर वर्ल्ड की जगह मल्टी पोलर वर्ल्ड हो गया है, ब्राजील हो गया है, इधर इंडिया हो गया, ये सब के सब पावरफुल है। ठीक है, और 5 स्थायी सदस्यों के द्वारा वीटो का प्रश्न, यानी 5 ऐसे मेंबर बने हुए हैं जो पूरी दुनिया का ठेका ले रखे हैं। इसलिए अमेरिका, जो आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और जो एशिया के अंदर विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इन्हीं का आप वहां पे प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए ये जो है सही नहीं है, इसे आप जल्दी सही कीजिए। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, अफ्रीका से कोई भी परमानेंट सीट इसमें शामिल नहीं है। एक विस्तृत परिषद के आकार और इसकी कार्य विधियां, और सुरक्षा परिषद महासभा संबंध, यानी क्या क्या इशू है, यानी इसकी जो कार्य प्रणाली है, 5 लोगों के पास वीटो पावर है और के पास में नहीं है, तो ये डेमोक्रेटिक हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो ये कार्य प्रणाली, सुरक्षा परिषद अपनी दादागिरी करती है, कई बार महासभा के प्रपोजल को भी जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है वीटो पावर के माध्यम से, तो भी एक बड़ा इशू है। और अधिक स्थायी सदस्यों को शामिल करने का भी प्रस्ताव है, यानी जो P5 है उन्हें बढ़ाकर P6 या P7 किया जाए। आपने नाम सुना होगा ग्रुप 4,
G4 का एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर ब्राजील है, जापान है, जर्मनी है और इंडिया है। ये चारों ही देश G4 के समूह भी क्या करते हैं, मतलब वीटो पावर लेने के लिए अपनी अपनी सदस्यता का दावा करते हैं, जिसमें इंडिया है, जापान है, जर्मनी है और आपके ब्राजील है। ठीक है, अब इसमें किसको मिलती है परमानेंट वाली सीट या वीटो पावर, वो तो समय बताएगा। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया जो है क्यों महत्वपूर्ण है। भारत की मांग क्या है? भारत की मांग ये देखो, भारत लंबे समय से ब्राजील, जर्मनी, जापान के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार का आह्वान करता है और इस ग्रुप को बोलते हैं आप G4। कौन सा? ग्रुप 4। और इस G4 के अंदर ब्राजील, जापान, जर्मनी और इंडिया शामिल है, जो कि सुधारों का पक्षधर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, इसमें संयुक्त राष्ट्र की उच्च तालिका में स्थायी सदस्य के रूप में दावेदारी पर जोर दिया गया है। यानी हम 4 ऐसे राष्ट्र हैं जो P5 को बढ़ाकर P9 करने की क्षमता रखते हैं, ये वाली बात है। और इसी को लेकर जो है इंडिया बार बार जो है ये डिमांड करता है, ये मांग करता है कि जो है अब वो समय आ गया है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये क्या करे, अपना विस्तार करे और सभी सदस्यों को इसके अंदर मौका दे, जिससे पूरे विश्व की शांति व्यवस्थाएं और पूरे विश्व की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, शांति व्यवस्थाएं हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो समस्याएं हैं, आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, इन सब से बेहतर तरीके से और क्षमता और तकनीक के साथ में निपटा जा सके। ठीक है, तो अभी जो है कौन है आपके अध्यक्ष? आपके हिंदुस्तान जो है इस समय अध्यक्ष बना हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन एक ही आता है, क्या इससे पहले भी जो है हिंदुस्तान इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य रह चुका? बिल्कुल रह चुका। और आज जब ये 21-22 में सदस्य बना है, ये पहली बार नहीं है, ये 8वीं बार है जब हिंदुस्तान या इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 10 अस्थायी सदस्यों के अंदर शामिल हुआ। कौन सी बार है? ये 8वीं बार है। और कब कब हुआ था ये भी देख लो आप। 1950 के अंदर पहली बार बना, 2 साल के लिए बनता है, मैंने आपको बताया। नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ज्वाइन करते हैं एज ए मेंबर। उसके बाद में 1967 में बना, उसके बाद 1972 में बना, उसके बाद 1997 में बना, उसके बाद 1984 में बना, फिर 1991 में बना और 2011-12 में बना। और उसके बाद में जो मेन इंपोर्टेंट बात है वो 2021 में 8वीं बार पुनः टेम्परेरी मेंबर के रूप में जो है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इसे इलेक्टेड किया गया, इसे चुना गया। यानी हिंदुस्तान 8 बार बन चुका है। पहली बार 1950 में बना था और वर्तमान में 8वीं बार 2021-22 के अंदर बना है। इसका कार्यकाल अब खत्म होने वाला है और अगर सुधार प्रस्ताव प्रस्तावित होते हैं या अप्लाई होते हैं तो हो सकता है परमानेंट मेंबर बन जाए। ओपन नहीं होता है तो लगभग 2028 के आसपास जाकर वापस जो है हिंदुस्तान इसका नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा 2 साल के लिए फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। तो पहली बार नहीं है, ये जो तथ्य है, ये जो आंकड़ा है कि हम 8 बार जो है अस्थायी सदस्य बन चुके हैं, तो अब हम परमानेंट चाहते ही हैं। अब देखो क्यों जरूरी है संशोधन, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि अब संशोधन की आवश्यकता है इस संस्था के अंदर। देखो पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव है। ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेशन जो है ये प्रॉपर नहीं है। वीटो पावर का जो है मिस यूज किया जाता है। कई बार भारत बोलता है कि भाई ये एक आतंकवादी है और इसे जो है आतंकवाद जो है इसे डिक्लेयर किया जाए, लेकिन चाइना उस पर वीटो कर देता है और वो प्रपोजल पास नहीं हो पाता है। ऐसा ही एक टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए भारत का एक प्रपोजल है जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है लगभग 20-30 सालों से। तो ऐसे कुछ इश्यूज हैं। इसके अलावा P5 मैंने आपको बताया, वे राष्ट्र जो वीटो पावर रखते हैं उन्हें P5 कहते हैं। उनके अंदर ही वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। ठीक है ना, वो आपस में ही क्या है, मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन रखते हैं। तो इस वजह से भी, जैसे एक तरफ रशिया है और एक तरफ यूएसए, दोनों ही कोल्ड वार के दुश्मन रहे हैं और दोनों ही आज भी जो है अपनी अपना अलग अलग राह अलापते हैं। तो उस वजह से क्या है कि एक कॉम्बिनेशन होकर एक बेहतर तरीके से रास्ता या रिजल्ट निकल नहीं पाता। तो ये बात भी है कि ये वाला भी इशू है। इसलिए जो है अब यूएनएससी के अंदर संशोधन करने का समय आ गया है और इसे आप अब संशोधित कीजिए। तो अभी क्या हो गया साहब, अभी क्यों पढ़ा रहे हो आप ये वाला मुद्दा हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? अभी इसलिए पढ़ा रहे हैं, एक कारण तो ये है कि हिंदुस्तान इस समय इसका अध्यक्ष बना हुआ है। दूसरा कारण क्या है, यूनाइटेड नेशन में एक हो गए सभी ताकतवर देश, अकेले भारत ने अलग स्टैंड लेकर सबको चौंकाया। अब भाई ये क्या बात आ गई, कौन सा स्टैंड ले लिया भारत ने और सबको क्यों चौंका दिया? और ऐसी क्या स्थितियां आ गई कि 14 देश एक तरफ है और आपके एक हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, ये अलग तरीके से एक तरफ खड़ा हुआ है कुल 15 मेंबर में से। सोचो आप,
अकेला एक तरफ है, बाकी 14 मेंबर एक तरफ है। तो क्या कारण है, इसकी भी चर्चा करेंगे। देखो लिखा क्या है, भारत ने अक्सर विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर दुनिया के ताकतवर देशों के सामने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया है। यानी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर बेस्ड नहीं है, और इसके पालन करने में नहीं चूकता। भारत वही करता है जो उसे भाता है। दुनिया के अन्य देशों की तरह वह किसी भी देश का पिछल लघु नहीं है कि यार आपने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे, नहीं, हमारा रूल ये है तो हम ऐसा ही करेंगे। यही बात भारत को दुनिया से अलग करती है, और जिस पे भी भारत ट्रस्ट करता है वो भी भारत पे ट्रस्ट करता है, और दोस्ती का हाथ हमेशा आगे बढ़ा के रखता है। तो देखो ये मुद्दा क्या है और क्यों जो है ये चर्चा में रहा। देखो यूनाइटेड नेशन में गूंजा भारत का डंका, इस बात को लेकर ही दुनिया भर में तारीफ, क्या बात है, क्या कैसे है। देखो भारत क्या है, मानवता की सेवा की बात करता है हमेशा, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, और सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे संतु निरामया, ये हमेशा भारत ने बोला है, सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे संतु निरामया। और भारत का संविधान भी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है आर्टिकल 51 में। तो ये हिंदुस्तान है, तो भाई ये हम क्यों डरे। देखो संयुक्त राष्ट्र परिषद में कोई मौके पर अकेले खड़ा रहा भारत, पर सिद्धांतों से नहीं किया समझौता। तो भाई ऐसी क्या बात हो गई। एक यहाँ पर एक आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है भैया, ध्यान रखिएगा। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है ये कौन है, ये है आपकी रुचिरा कंबोज मैडम, ठीक है ना, रुचिरा कंबोज। ये जो है देखो 2021 को भारत का सदस्य बनने से पहले सितंबर 2020 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा और अनुभव का इस्तेमाल पूरी दुनिया के हित के लिए करेगा। और अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भारत का प्रेजेंटेशन करते हैं वो कौन है, रुचिरा कंबोज जी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने साफ साफ कर दिया कि पिछले 30 साल से हम ये कह रहे हैं कि इसको जो है डेमोक्रेटिक प्रक्रियाओं के अंदर लाया जाए, लेकिन आप नहीं मान रहे, तो फिर हम G20 को ज्यादा पावरफुल बना देंगे। तो ये बात भी इन्होंने कह दी है। अब देखो आगे रुचिरा कंबोज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। अभी क्या रहा, अभी क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक प्रपोजल आया। प्रपोजल किसको लेकर था, मानवीय सहायता को लेकर जो है एक प्रपोजल था, एक प्रपोजल मानवीय सहायता को लेकर आया। ये क्या प्रपोजल था कि संयुक्त राष्ट्र के सभी तरह के प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान। यानी मानवीय सहायता के लिए अगर कोई प्रपोजल आया और उस प्रपोजल में यह था कि इस मानवीय सहायता के लिए अगर कोई पैकेज या फिर कोई सहायता या हेल्प कहीं से मिलती है, किसी भी तरीके से किसी भी देश के द्वारा किसी भी देश को मिलती है, तो उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेंगे। ये तो अच्छी बात है, प्रपोजल बेस्ट है ना भाई, सबका कल्याण होगा। भारत भी चाहता है सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे संतु निरामया। तो फिर क्या दिक्कत हुई कि हिंदुस्तान ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप 14 कंट्री सपोर्ट कर रहे हो भले ही, लेकिन हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों, इसका कारण है, क्या कारण है ये देखो। अब आप हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि जो है भारत ने क्या कहा। भारत ने जोर देकर कहा कि प्रतिबंधित आतंकी संगठनों ने इस तरह की छूट का भरपूर फायदा उठाया है। यानी ऐसी छूट आपने पहले भी दी थी जिसका टेररिस्ट ग्रुप है उनने इसका फायदा उठाया है, और उन्हें वित्तीय मदद जुटाने तथा लड़ाकों को भर्ती करने में इससे मदद मिलती है। इसलिए हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। यानी मानवीय सहायता आप कीजिए, जो भी पैकेज आपको देना है वो दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बिना कोई प्रतिबंध लगाए कुछ भी करने देंगे। इससे टेररिज्म एक्टिविटी ज्यादा होती है, और जो आपके लड़ाके जो मिलिटेंट्स हैं टेररिज्म ग्रुप के, वो तैयार करते हैं और फिर हिंदुस्तान के अंदर या फिर कहीं पर भी, पाकिस्तान में खुद में अटैक होते हैं भाई, है हिंदुस्तान में भी तो होते हैं। तो उसको जिम्मेदार ठहराया है कि हम इस प्रकार के प्रपोजल का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि ये टेररिज्म एक्टिविटीज को जो है लगातार बढ़ाती है। ठीक है, हाल ही चर्चा में इसलिए रहा, इससे आतंकियों को सबसे बड़ा फायदा होता है, इसलिए भारत इसके पक्ष में कभी खड़ा नहीं हो सकता। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को अमेरिका और आयरलैंड द्वारा पेश उस प्रस्ताव पर मतदान किया, और केवल इंडिया ही एक ऐसा था जिसने क्या किया कि भाई हम जो है इसमें साथ नहीं देंगे। मानवीय सहायता को प्रतिबंधों को दायरे से बाहर रखने का प्रावधान किया गया था। वॉशिंगटन यानी जो प्रपोजल यूएसए और आयरलैंड मिलकर लेके आए थे, उन्होंने क्या कहा कि इसको अपनाए जाने के बाद में अनगिनत जिंदगियों को हम बचा सकते हैं। यानी सेव काउंटलेस लाइव्स, यानी अनगिनत जिंदगियों को हम बचा सकते हैं, ऐसा कहा किसने, वॉशिंगटन ने। और उसके बाद में इस प्रपोजल पे क्या हुआ, इस प्रपोजल पे ये हुआ कि
14 कंट्रीज ने इसके पक्ष में मतदान कर दिया, लेकिन परिषद का मौजूदा अध्यक्ष भारत ने मतदान में से अनुपस्थित रहने वाला एकमात्र देश बन गया। यानी इंडिया ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जो आप ये प्रपोजल लेके आए हैं ये टेररिज्म एक्टिविटीज को बढ़ाएगा, इसलिए हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। दुनिया देख रही है यार, 14 कंट्रीज एक साथ है, आप अकेले एक तरफ हो, यही तो पावर है भाई। आज जो कह दिया वो करना ही पड़ेगा ना आपको। अब इससे पूरी दुनिया को समझ आ गया कि भारत किसी भी परिस्थिति में अब झुकने वाला देश नहीं है, वह वही करता है जो उचित समझता है। तो ये चर्चा का विषय था और आपको जानना भी चाहिए था, इसी वजह से जो है आपको ये बात मैंने बताई। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक खास बात और ध्यान रखिएगा, हम एक जो है प्रश्न पर बड़ी चर्चा करते हैं कि इंडिया ही इसका मेंबर क्यों बने। है ये G4 जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर इंडिया जो है इसका बोलता है कि हम ज्यादा बड़े प्रबल दावेदार है। उसका कारण है, पहला कारण है कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है हिंदुस्तान, जो है सबसे बड़ा जो है लोकतांत्रिक देश है। दूसरा है जो इसकी पॉपुलेशन है वो ऐसी है कि विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखता है। तीसरी बात देखो, ये खुद एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर यानी खुद के पास में जो है, आपने भले ही दर्जा नहीं दिया हो एनपीटी के हिसाब से, लेकिन हमने टेस्ट कर रखा, हमारे पास में बॉम्ब रखे हुए हैं। चौथी बात देखिए, अगर हम बात करो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है शांति सेनाएं भेजती है, जो पीस कीपिंग फोर्सेज होती है शांति सेनाएं, उसके अंदर सबसे ज्यादा योगदान किसका है? आपके इंडिया का है। इसके अलावा बात करो हमारी जो फोर्सेज है, यानी जो आर्मी है हमारी, इसके अंदर नेवल हो गया, एयरफोर्स हो गया और आपकी थल सेना हो गई, वो सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मीज के अंदर आती है आपकी भारतीय सेना, जो है टॉप 5 के अंदर शामिल की गई है। इसके अलावा आप देखिए, अगर हम बात करो इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी आज जो है टॉप 5 विश्व के 5 देशों के अंदर आ रही है। और एक केंद्रीय मंत्री के बयान के अनुसार 2050 तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी पूरे विश्व के अंदर सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये हमेशा परमाणु अप्रसार का समर्थन किया है, परमाणु अप्रसार यानी डिसआर्मामेंट का समर्थन किया है, और भारत की परमाणु पॉलिसी इसी प्रकार की है। तो ये, और इसके अलावा इंडिया जो है जितने भी आपके विकासशील देश हैं, ठीक है, विकासशील देश हैं जो डेवलपिंग कंट्री है, इनका प्रतिनिधित्व करने वाला एक राष्ट्र है। आपने नाम सुना होगा गुट निरपेक्ष का। गुट निरपेक्ष जो है उसका लीडर बना हुआ है। पहले चलता था उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध वाले अलग अलग देश है, यानी उत्तर दक्षिण सहयोग के नाम से जाना जाता था। तो वह एक तरफ डेवलप्ड कंट्री है, एक तरफ डेवलपिंग कंट्री है, तो विकासशील देशों का पूरा लीडरशिप करने वाला देश है आपके हिंदुस्तान। तो ये सब कुछ खास बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान की पॉलिसी फर्स्ट नो वार, यानी पहले हम युद्ध नहीं करेंगे, इस प्रकार की रही है। हाल ही के अंदर G20 जो समिट हुई थी उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री का ये उद्बोधन था रसिया को लेकर कि ये जो है युद्ध का नहीं है। तो ये कुछ कारण है, G20 के अंदर अध्यक्ष हो आप, मतलब पावरफुल पोजीशंस में है, तो आप क्यों नहीं इसका मेंबर बनेंगे? तो इतनी बातें देखकर तो आपको भी लग रहा होगा कि वाकई में हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का प्रबल दावेदार है, और मिलना भी चाहिए। और मिलता है तो फिर देखिएगा थोड़ा और बेहतर तरीके से हिंदुस्तान अपने आप को रख पाएगा। देखो साथियों, नया साल लगने वाला है, और नया साल जो है वो बहुत कुछ चीजें लेके आता है। देखो दो बातें हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, वो वाली बात है। अगर आपने मन में सोच रखा है कि इस बार जो है हम नौकरी लेके रहेंगे, अच्छा नागरिक बन के रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आप बन सकते हो। देखो इन्होंने ये यूनाइटेड नेशन के अभी इस समय वर्तमान में चीफ, इन्होंने कहा है टुगेदर लेट्स मेक 2023 ए ईयर व्हेन पीस इन रिस्टोरेटेड टू आवर लाइव्स, जो जिंदगियां बचाए, और होम्स घर बचाए, एंड आवर वर्ल्ड, और हमारे इस पृथ्वी को बचाए। पीस विद वन अनदर फॉर डायलॉग्स टू एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी बातचीत करके जितने भी इश्यूज है उनको आप रिलीज कीजिए, उनको जो है एंड कीजिए। पीस विद नेचर के, प्रकृति के साथ शांति, एंड ओवर क्लाइमेट में भी शांति होनी चाहिए। पीस इन द होम, घर में भी जो है शांति होनी चाहिए। एंड वुमेन एंड गर्ल्स कैन लिव इन डिग्निटी एंड सेफ्टी, यानी जो महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो पूरे मतलब सुरक्षा के साथ में और पूरी इज्जत के साथ में और जो है निवास कर सके, रह सके। पीस ऑन द स्ट्रीट्स एंड इन आवर कम्युनिटीज विथ द फुल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स जो भी है, मानव अधिकार है, उनका क्या रहे, उनका प्रोटेक्शन रहे और सभी को मिले। पीस इन ओवर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो भी हमारे धार्मिक स्थान है, कार्य क्षेत्र है, विद रेस्पेक्ट फॉर ईच अनदर बिलीफ, और एक दूसरे के विश्वास का इज्जत करते हुए, आदर करते हुए उनका हम सम्मान करें। एंड
पीस ऑनलाइन फ्री फ्रॉम हेट स्पीचेज एंड अब्यूज। और जो भी दुर्भावनाएं हैं और जो हेट स्पीचेज है, जो हेट स्पीच होता है, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। तो ऐसी टिप्पणियां जो किसी को दूसरे को बुरी लगे और किसी दूसरे का अपमानजनक टिप्पणियां होती है, वो इनसे जो है फ्री होना चाहिए। ये किसने कहा? एंटोनियो गुतेरस ने कहा। और एंटोनियो गुतेरस, मिस्टर एंटोनियो गुतेरस इस समय आपके यूनाइटेड नेशन के जो है चीफ बने हुए हैं, महासभा प्रमुख बने हुए हैं। तो ये इनका संदेश है। तो चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो आपके लिए भी नए साल का ये संदेश है, बहुत अच्छे से रहिए। एक संकल्प जो है उसको जो आप भी लेके आइए, एक रेजोल्यूशन लेके आइए। गलत आदतें हैं उनको आप छोड़िए। नए साल के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं और बेहतर तरीके से अपने आप को रिफॉर्म कीजिए। थोड़ा योगा अभ्यास का भी ट्राई कीजिए। अपनी अब जो अध्ययन है, जो आपका कार्य है, उसको बेस्ट करने का ट्राई कीजिए और ईमानदारी के साथ में आप उसमें, मेहनत के साथ में उसमें लगिए। निश्चित तौर पे ये नया वर्ष जो है आपको बहुत खुशियां देगा और आपके परिवार को अपार खुशियां देगा। जब जॉब लगेगी ना, तो जब खुशी के आंसू आएंगे, तब वो दिन याद आएगा कि हाँ यार, वो रातें थी जब मैं पूरे रात भर पढ़ता था। कई बार मैं फेल भी हुआ, आंखों में आंसू भी आए, डिमोटिवेट भी हुआ। कई बार लगा कि यार जीवन कुछ नहीं है, लेकिन मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। पेपर आउट भी होता है, पेपर आता भी है, बच्चे नौकरी भी लगते हैं, सब कुछ चीजें हैं। हम ये सोच के बैठ जाएं कि करप्शन है और करप्शन जो है जब तक चलेगा हमारी जॉब नहीं लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। करप्शन पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। थोड़ा बिलीफ रखिए, थोड़ा विश्वास रखिए अपने आप पर, अपने माँ बाप के सपनों पर और अपनी जो भी आपकी संस्थाएं हैं जो आपका एग्जाम लेती है उन पर और सरकार पर। निश्चित तौर पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। आप अपनी मेहनत को ईमानदारी से कीजिए, महिलाओं का ध्यान रखिए, सुरक्षित वातावरण रहिए, कोरोना से बच के रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे रखिए। हमेशा अपनी पढ़ाई को जो है शार्प बनाने की कोशिश कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए। यही नववर्ष की शुभकामनाएं हैं। पूरा आने वाला जो नववर्ष है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए मंगलमय हो। और इसी शुभकामनाओं के साथ आज नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।